तो चाय पर चर्चा की शुरुआत मौसम की खबरों से करेंगे, लेकिन जैसा शुरुआत में मैंने कहा था कि मौसम और चाय का ना एक अलग ही मजा। आप दोनों ने टेस्ट कर लिया, चाय कैसी है? चाय तो हमेशा की तरह हमारी बहुत ही अच्छी है। मौसम है, मौसम की अदरक वाली चाय पसंद आई? थोड़ी कुछ ज्यादा मीठी, थोड़ी ज्यादा मीठी। देखिए, चाय का सबका अपना अपना टेस्ट है, तो हम कोशिश ये करते हैं कि चाय के स्वाद के साथ खबरों के स्वाद की शुरुआत की जाए। तो चाय पर चर्चा में मौसम और चाय की बात। सबसे पहले दिल्ली एनसीआर में मौसम लगातार बदलता जा रहा है। कभी धूप खिलती है, कभी छांव, कभी बारिश होती है, तो आसमान में काले बादल नजर आते हैं। शाम होते ही बारिश होने लगती है। तो कुल मिलाकर अगर हम कहें कि मौसम ना कूल कूल बना हुआ है। ये मौसम का जादू है मितवा। क्या बात। यही चल रहा है कुछ। देखिए, कई दिनों से दिल्ली एनसीआर समेत उत्तर भारत में मौसम सुहाना बना हुआ है। दिल्ली में गर्मी नहीं होती, ना ही रात में होती है। मौसम विभाग का ये मानना है कि अभी गर्मी से राहत कुछ दिनों तक बनी रहने वाली है। अप्रैल शुरू हो चुका है और मौसम बार बार ट्रैक बदल रहा है। कभी धूप खिल जाती है, कभी आसमान में बादल डेरा डाल लेते हैं और ये बादल बरस भी जाते हैं। ठंडी हवाएं चलने लगती हैं और नतीजा ये कि दिल्ली समेत पूरे एनसीआर में मौसम मेहरबान बना हुआ है। बारिश के बाद धूप तो निकलती है, लेकिन गर्मी वाली चुभन नहीं देती। आज सुबह भी जब दिल्ली एनसीआर में लोगों की नींद खुली तो उनका स्वागत बारिश की बूंदों ने किया। काले बादलों से घिरे हुए आसमान को देखकर कोई कहेगा नहीं कि अप्रैल की 4 तारीख है, अप्रैल का पहला सप्ताह है। आमतौर पर ऐसे में हम देखते हैं तेज धूप होती है, गर्मी होती है और तापमान जो है अपने आप 35 के ऊपर लगभग कम से कम पहुंच जाता है। लेकिन पिछले कुछ दिनों से हम जो देख रहे हैं, खासकर उत्तर भारत का मौसम अपने आप में बेहद अलग हो चुका है। अब इस समय आप देखिए कि सुबह जो है ठीक ठाक ठंड हो रही है, शाम को भी ठंड हो रही है। आंधी तूफान, लगातार बरसात, बेमौसम बरसात। मतलब कई बार तो ये भी लगता है कि क्या पिछले 10 दिनों से हम मानसून के मौसम में जी रहे हैं। लगभग मानसूनी बारिश की तरह हर रोज शाम को बरसात हो रही है। तो इसके चलते पूरे उत्तर भारत में जो तापमान है वो फिलहाल ऊपर नहीं जा पाया था। हालांकि 1 से 2 दिन तक दिल्ली एनसीआर में मौसम का ऐसा ही सुहाना रूप जारी रहेगा और दिल्ली एनसीआर समेत उत्तर भारत के कई जगहों पर राहत की फुहारें जारी रहेंगी। साउथ राजस्थान, वेस्ट उत्तर प्रदेश, जम्मू एंड कश्मीर, यहाँ पर थंडरस्टॉर्म रहेगा मगर उतना भयानक नहीं होगा। कल से आपका ये वेस्टर्न डिस्टर्बेंस थोड़ा हटने की संभावना है, वीक होने की संभावना है। उसके चलते हुए हमारा वेदर काफी कम हो जाएगा नॉर्थ वेस्ट इंडिया। केवल दिल्ली ही नहीं बल्कि उत्तर भारत के ज्यादातर हिस्सों में अभी तक तापमान उस जगह नहीं पहुंच पाया है जहां से गर्मी की शुरुआत होती है। उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश में भी मौसम का सुहाना सफर जारी है। वेस्ट यूपी और राजस्थान को लेकर भी मौसम विभाग ने बारिश की संभावना जताई है। सिस्टम बताया है वेस्टर्न डिस्टर्बेंस ईरान के ऊपर है, बहुत स्ट्रांग वेस्टर्न डिस्टर्बेंस। नीचे भी उसका इंटरेक्शन होगा, एक सर्कुलेशन है वेस्ट राजस्थान के ऊपर। तो हमारी उम्मीद है ओलावृष्टि होने का संभावना है और स्ट्रांग गस्टी विंड्स 30 से 50 किलोमीटर प्रति घंटा विंड्स होने का भी संभावना है। मौसम विभाग के मुताबिक सिक्किम, असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश और नागालैंड में हल्की बारिश के साथ कुछ जगहों पर भारी बारिश भी हो सकती है। सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश के ऊपरी इलाकों में छिटपुट बर्फबारी की संभावना है। दक्षिण भारत के साथ पश्चिमी हिमालय और पंजाब के कुछ हिस्सों में भी हल्की बारिश की उम्मीद है। अप्रैल महीने की शुरुआत की बात करें तो जिस तरह से उत्तर भारत में खास तौर पर पंजाब, हरियाणा और चंडीगढ़ में बारिश हुई है, उसकी वजह से अधिकतम और न्यूनतम तापमान में लगभग 2 से 4 डिग्री की गिरावट दर्ज की गई है। वहीं पर अगर हम मौसम विशेषज्ञों की माने तो आने वाले 24 से 36 घंटों में अब मौसम साफ रहेगा और धीरे धीरे जो तापमान है उसमें बढ़ोतरी दर्ज की जाएगी। मार्च में अचानक से गर्मी ने लोगों को डरा दिया था, लेकिन पिछले 10 दिन से मौसम का रंग एकदम बदला हुआ है और इसके 2-3 दिन तक और जारी रहने की संभावना है। दिल्ली से आशुतोष मिश्रा और चंडीगढ़ से ललित शर्मा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। देखिए, अप्रैल का महीना शुरू हो गया है लेकिन पहाड़ों पर अब भी बर्फ का कब्जा बरकरार है। महीने में एक बार फिर बर्फबारी ने यू टर्न ले लिया है। जी हां, पहाड़ी इलाकों में बीते 2 दिनों में खूब बर्फ गिरी है। और इनमें भी अगर बद्री विशाल की बात की जाए तो बद्री विशाल के साथ ही केदार धाम तक का प्रकृति ने इसी सीजन में दोबारा बर्फीला श्रृंगार कर दिया है। बर्फबारी की वजह से सैलानियों के चेहरे तो खिल ही रहे हैं, कारोबारियों की भी मुस्कुराहट लौट आई है। इसे मौसम का जादू कहिए या मेहरबानी, जो अप्रैल में भी बाहर छाई है। गर्मी के मौसम में भी गुलाबी ठंड का एहसास हो रहा है।
और इस बदलाव की वजह है पहाड़ों में हो रही बर्फबारी और बारिश। आलम यह है कि अप्रैल के महीने में उत्तराखंड की वादियां बर्फबारी से गुलजार हैं। चाहे हरिधाम बद्रीनाथ हो या फिर शिव धाम केदारनाथ, चारों ओर बर्फ की सफेद चादर है। बद्रीनाथ धाम में हर तरफ बर्फ की चादर बिछी है। देवभूमि बद्रीनाथ की सुंदरता पर इस बर्फबारी ने 4 चांद लगा दिए हैं। आसमान से गिरते सफेद फावों के बीच भगवान बद्री विशाल का धाम और भी मनोरम लग रहा है। मशीनों से लेकर निर्माण के दूसरे साजो सामान पर बर्फ की मोटी चादर बिछी है। भगवान बद्री विशाल के कपाट इस बार 27 अप्रैल को खोले जाने हैं। इस बीच बर्फबारी के कारण मास्टर प्लान से जुड़े कामों में बाधा आई है। कुछ ऐसा ही आलम महादेव के धाम केदारनाथ में भी देखने को मिल रहा है। हिमपात ने बाबा केदार के धाम का अद्भुत श्रृंगार किया है। केदारनाथ धाम में हर तरफ बर्फ की मोटी चादर बिछी है, क्योंकि बर्फबारी का सिलसिला यहां थम ही नहीं रहा है। अप्रैल शुरू हो गया है, लेकिन केदार धाम में बर्फबारी बदस्तूर जारी है। 15 अप्रैल से धाम में स्थानीय लोगों की आवाजाही शुरू होनी है, जबकि 25 अप्रैल को बाबा केदार के कपाट आम भक्तों के लिए खुलने हैं। इन हालात में समय पर यात्रा के पुख्ता इंतजाम करना प्रशासन के लिए बड़ी चुनौती साबित हो सकता है, लेकिन तैयारियों को लेकर प्रशासन की मुस्तैदी और गर्मजोशी के आगे मौसम की ये दुश्वारी ज्यादा देर तक नहीं टिक पाएगी। बद्रीनाथ धाम से कमल नयन सिलोड़ी और रुद्रप्रयाग से प्रवीण सेमवाल, गुड न्यूज टुडे। देखिए, सिर्फ उत्तराखंड ही नहीं, हिमाचल प्रदेश के ऊंचाई वाले इलाकों में बर्फ बरस रही है। निचले इलाकों में बारिश जारी है। अप्रैल में अमूमन मौसम की ऐसी मेहरबानी कम ही देखने को मिलती है। नवजोत, बिल्कुल, लेकिन देखिए सैलानी बहुत ज्यादा खुश है। वो जो पहाड़ी इलाकों का रुख कर रहे हैं, हिमाचल प्रदेश, कुल्लू मनाली नहीं बल्कि शिमला में भी सैलानियों का जमावड़ा लगा हुआ है। और लग ऐसा रहा है कि इस साल सैलानियों की तो बल्ले बल्ले हो गई है। सफेदी में समाये इस इलाके की खूबसूरती देखते ही बन रही है। बर्फबारी की ये तस्वीरें हिमाचल प्रदेश के कुल्लू की है। हर तरफ केवल सफेद बर्फ की चादर है और आसमान से गिरती बर्फ वहां मौजूद सैलानियों को अपनी ओर आकर्षित कर रही है। अटल टनल के पास मौसम का ये मिजाज देखकर सैलानी की खुशी का कोई ठिकाना नहीं है और ये बर्फबारी उनके लिए किसी सौगात से कम नहीं है। इसीलिए तो पर्यटक बर्फबारी को एंजॉय कर रहे हैं। बर्फीले फाहे चप्पे चप्पे पर अपनी छाप छोड़ रहे हैं। रास्ते कौन से हैं? पहाड़ों से लेकर सड़कों तक पर सिर्फ और सिर्फ सफेद बर्फ का बसेरा है। नजारा ऐसा कि जैसे कुदरत ने सफेद श्रृंगार कर दिया है। हिमाचल प्रदेश में बर्फबारी पूरे शबाब पर है। पूरे हिमाचल में कमोबेश एक जैसे हालात है। शिमला के ऊपरी इलाके में बर्फबारी है तो निचले इलाकों में भी बारिश के साथ सर्द हवाओं ने ठिठुरन बढ़ा दी है। सर्दियों में तो बर्फ पड़ी नहीं, ना बारिश हुई। अब मार्च का महीना खत्म हो रहा है तो बारिश पर वगैरह लगातार लगी हुई है। अब ऐसे है कि बच्चों के स्कूल खुल गए हैं, लाने छोड़ने में थोड़ी दिक्कत हो रही है। मौसम का ऐसा है जी, ठंड काफी हो गई हुई है। बिल्कुल इस महीने में तो ऐसे ठंड बिल्कुल नहीं होती थी, लेकिन अब बारिश की वजह से तापमान बहुत गिर गया, वो ठंड हो रही है बहुत ज्यादा। अप्रैल के महीने में ऐसे हालात देखने की उम्मीद जरा कम ही की जाती है, लेकिन इस साल सैलानियों पर ये सर्दी काफी मेहरबान है। मौसम विभाग के मुताबिक पहाड़ी इलाकों में अभी 1-2 रोज बर्फबारी और बारिश हो सकती है। अटल टनल और आसपास के क्षेत्रों में हो रही बर्फबारी के बाद सड़कों पर फिसलन काफी बढ़ गई है। ऐसे में हादसों का खतरा भी बढ़ चुका है। बर्फबारी के बाद सड़क पर फिसलती इस कार से आप अंदाजा लगा सकते हैं।
बर्फबारी देखिए, पीछे जो स्पेल रहा है उसमें बर्फबारी हुई है। लाहौल स्पीति में अच्छी बर्फबारी हुई है। इसी तरह से किन्नौर जिला, चंबा, शिमला, कुल्लू, इन जिलों में बर्फबारी भी रिपोर्ट हुई है। प्रदेश के बाकी एरियाज में अच्छी बारिश हुई है और जो डेफिसिट था उसमें भी कमी आई है। करीब 28% जो है डेफिसिट अब रह गया। बारिश जो है रिकवर हो गई है, बारिश ठीक हो रही है। यही वजह है कि सैकड़ों गाड़ियां बर्फबारी के बीच अटल टनल के पास फंसी हुई हैं और यहाँ लंबा जाम लग गया है। गाड़ियों पर जमी बर्फ को देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कैसे बर्फबारी ने पूरे इलाके को चमचमाती सफेद चादर में ढक दिया है। मनाली से मनविंदर अरोड़ा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। आपको दिखाते हैं आस्था की अनूठी तस्वीर। देश भर में आज धूमधाम से भगवान महावीर की जयंती मनाई जा रही है। श्रद्धालु झूम रहे हैं, नाच रहे हैं, गा रहे हैं और भक्ति का उत्सव मना रहे हैं। बिल्कुल, आपको बता दें कि शहर शहर और गली गली भक्ति के रंग बिखरे हुए हैं। सुबह से ही प्रभात फेरी और शोभा यात्रा का सिलसिला जारी है। तो देखिए महावीर जयंती का अद्भुत जश्न और उमंग। ये महावीर जयंती की रौनक है। इस मौके पर उज्जैन में शोभा यात्रा निकाली गई। बैंड बाजे की धुन पर सजी धजी महिलाएं झूमकर नाचकर भगवान महावीर की जयंती मना रही हैं। अब अंबाला से आई इन खूबसूरत तस्वीरों को देखिए। यहाँ भी जैन समुदाय के लोगों ने बड़े ही उत्साह और भक्तिभाव के साथ शोभा यात्रा निकाली। आज शोभा यात्रा निकाली जा रही है अंबाला छावनी में। ये बहुत ही प्राचीन और ऐतिहासिक मंदिर है। यहाँ पर लगभग 150 साल पुरानी मूर्तियां हैं। असम के डिब्रूगढ़ में भी भगवान महावीर की भव्य शोभा यात्रा निकाली गई। इस दौरान असम के परंपरागत रंग भी देखने को मिले। नोएडा में भी जैन समुदाय का सबसे बड़ा पर्व पूरी धूमधाम और भक्तिभाव के साथ मनाया जा रहा है। श्रद्धालु बड़ी ही श्रद्धा से भगवान महावीर को नमन कर रहे हैं। उनके बताए रास्ते पर चलने का प्रण ले रहे हैं। महावीर जयंती के पावन पर्व पर हम सभी धूमधाम से महावीर जयंती इसी तरह मनाते हैं जैसे हम अपने बच्चों का जन्म दिन मनाते हैं। लेकिन भगवान महावीर की आवश्यकता, उनके विचारों की आवश्यकता आज के युग में बहुत ज्यादा है। मान्यता है कि भगवान महावीर ने 12 साल के कठोर तप के बाद अपनी इंद्रियों पर विजय प्राप्त की थी और दुनिया को सत्य और अहिंसा का मार्ग दिखाया। अहिंसा के साथ जियो। यदि आप अहिंसा के साथ जिएंगे तो आपकी दरिद्रता दूर चली जाएगी, आपके घर में धन की बरसात होगी, आपके घर में शांति होगी, आपके घर में सुख होगा। महावीर स्वामी ने सिद्धांत 5 दिए हैं, लेकिन वह सिद्धांत सिर्फ जैन के लिए नहीं। महावीर जयंती पर बड़ों के साथ ही बच्चे भी बेहद उत्साहित दिखे, इस पर्व का आनंद लेते दिखे। नोएडा से मनीष चौरसिया के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। चलिए अब आपको दिखाते हैं आस्था की एक और तस्वीर। उत्तराखंड में काशीपुर के मां बाल सुंदरी देवी मंदिर शक्तिपीठ परिसर में एक ऐसा पेड़ है जो कि अजूबे से कम नहीं है। ये पेड़ अंदर से बिल्कुल खोखला है, लेकिन हरी पत्तियों की भरमार है। लोगों का कहना है कि इस पेड़ पर देवी की कृपा है। उत्तराखंड से काशीपुर के मां बाल सुंदरी देवी मंदिर शक्तिपीठ परिसर में मौजूद इस पेड़ की तस्वीर को जरा गौर से देखिए। ये कदम का पेड़ है जो सरसरी तौर पर भले ही कुछ खास ना दिखे, लेकिन जब इसके करीब जाकर ध्यान से इसे देखेंगे तो पता चलेगा कि ये कोई आम पेड़ नहीं है। खास बात ये है कि ये पेड़ पूरी तरह से खोखला है, फिर भी सूखा नहीं है, बल्कि दूसरे पेड़ों की तरह हरा भरा है। इस पेड़ के तने से लेकर ऊपर तक के हिस्सों को ध्यान से देखें तो अचंभा हो सकता है कि आखिर इस खोखले पेड़ पर हरियाली कैसे छाई हुई है, लेकिन ये हकीकत है कि इस पेड़ पर हरी पत्तियों की भरमार है। ये पेड़ मां
बाल सुंदरी शक्तिपीठ में काली माता के मंदिर के ठीक सामने है। बताया जाता है कि ये पेड़ 400 साल पुराना है। कहा जाता है कि सदियों पहले किसी वजह से ये पेड़ जल गया था, लेकिन जल छिड़काव किए जाने पर ये फिर से हरा भरा हो गया। परंतु छाल जलने की वजह से ये खोखला रह गया। लोग मानते हैं कि माता भगवती की आध्यात्मिक शक्ति के कारण ही ये पेड़ सूखने से बचा है और अभी भी मौजूद है। मान्यताएं चाहे जो भी हो, लेकिन मंदिर परिसर में ये अनोखा पेड़ यहाँ आने वालों को खास तौर से आकर्षित करता है। माँ बाल सुंदरी देवी के इस शक्तिपीठ की अहमियत ऐसी है कि मंदिर में हमेशा श्रद्धालुओं का सैलाब उमड़ा ही रहता है और यहाँ पर आने वाले लोग इस पेड़ का दीदार किए बगैर नहीं जाते। काशीपुर से रमेश चंद्र के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। देवभूमि उत्तराखंड का हरिद्वार आस्था का वो केंद्र है जहां हर कोई अपने जीवन में एक बार तो जरूर जाना चाहता है और इसी चाह से यहां पर देश ही नहीं बल्कि विदेशों से भी श्रद्धालुओं का तांता लगा रहता है। जी हाँ, देखिए, भक्तों की आवाजाही ज्यादा होने की वजह से यहाँ पर ट्रैफिक को कंट्रोल करने में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, लेकिन अब इस शहर को ट्रैफिक जाम से निजात मिलने वाली है। यहाँ पर रिंग रोड बनाने का काम शुरू कर दिया गया है। इस रोड को देहरादून और दिल्ली के साथ लिंक किया जाएगा। धर्म नगरी और उत्तराखंड का प्रवेश द्वार माने जाने वाला हरिद्वार पूरे साल तीर्थ यात्रियों से भरा रहता है। जाहिर है इसी अनुपात में शहर का ट्रैफिक भी होता है। ऐसे में शहर पर बढ़ने वाले ट्रैफिक के दबाव को देखते हुए रिंग रोड बनाने का प्रस्ताव तैयार किया गया, जिसे सरकार की मंजूरी मिलने के बाद अब अमली जामा पहनाना शुरू कर दिया गया है। इसका जायजा लेने खुद जिला अधिकारी विनय शंकर पांडे निकले। नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया की सरपरस्ती में बनने वाले इस रिंग रोड का काम समय से पूरा होने की उम्मीद जताई जा रही है। 3 चरणों में 110 किलोमीटर के बनने वाले इस रिंग रोड के पहले चरण का काम शुरू भी हो गया है। देखिए, रिंग रोड में तो आपको पता होगा कि ऑलमोस्ट हमारा लैंड एक्विजिशन का काम पूरा हो गया था और अब वहाँ निर्माण कार्य भी प्रारंभ हो गया है। मिट्टी की परमिशन NHI ने हमसे काफ़ी ली है और वहाँ पर वो उसकी डंपिंग वगैरह शुरू हो गई है। अब उनका जो निर्धारित समय के हिसाब से जो उनका पग चार्ट है उसके हिसाब से वो काम कर रहे हैं। मुझे लगता है कि सही समय के अंतर्गत उस काम को पूरा करें। पहले चरण के निर्माण से पहले अधिग्रहण और मुआवजे की प्रक्रिया पूरी की जा चुकी है। रिंग रोड का पहला चरण बहादरा बाईपास से शुरू होगा और श्यामपुर के अंजनी चौकी NH 74 पर खत्म होगा। रिंग रोड के पहले चरण में 15 किलोमीटर की रोड बनाई जा रही है। रिंग रोड से दिल्ली से नजीबाबाद, देहरादून, नैनीताल को लिंक किया जा रहा है। दूसरे चरण में NH 74 से मोतीचूर फ्लाईओवर को हाईवे से मिलाया जाएगा। तीसरे चरण में भेल से दूधाधारी चौक तक होगा। तो आपको पता है कि बहादराबाद से जो टोल है वहाँ से ये रोड घूम जाएगी। ये रिंग रोड बन रही है और जो हैवी ट्रैफिक है उससे काफ़ी रिलीफ मिलेगी। ये फर्स्ट स्टेज है। सेकेंड स्टेज के बारे में कहा जा रहा है कि एक और चंडीगढ़ पुल से लेकर और ARTO चौक तक एक जाएगी। तो जब वो बनेगा तो मुझे लगता है बहुत ज़्यादा रिलीफ इस शहर को। 3 चरणों में होने वाले इस निर्माण में गंगा पर अप्रोच पुल बनाने का भी प्रस्ताव है, जिसकी लंबाई 3.5 किलोमीटर के करीब होगी, जो प्रदेश का सबसे बड़ा पुल बताया जा रहा है। वहीं रिंग रोड निर्माण शुरू होने के साथ ही इलाके की जमीनों की कीमतों में भारी उछाल देखा जा रहा है। किसान भी मान रहे हैं कि इससे रोजगार के नए मौके मिलेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। क्षेत्रों में परचम फहराने के बाद यूपी के कारोबार जगत में भी महिलाओं का जादू चलने लगा है और गुड न्यूज ये है कि उत्तर प्रदेश में 50% स्टार्टअप्स महिलाओं के नाम पर है और यूपी की बेटियां नई स्टार्टअप के जरिए अपने सपनों को तो पूरा कर ही रही हैं, बल्कि दूसरों को आत्मनिर्भर बनने में भी मदद कर रही हैं।
बात चाहे उद्यम की हो, परिश्रम की हो या हुनर की, महिलाओं का कोई सानी नहीं। यूपी की उद्यमी महिलाओं की कामयाबी इसकी सबसे ताजा मिसाल है। यूपी में स्टार्टअप का इकोसिस्टम महिलाओं को विकास का आधार दे रहा है। नतीजा ये है कि यूपी में रजिस्टर्ड 8,714 स्टार्टअप में से 4,305 स्टार्टअप महिलाओं के नाम पर हैं, यानी 50% स्टार्टअप महिलाएं ही चला रही हैं। IIT कानपुर है यहाँ पे, उसमें भी स्टार्टअप इंक्यूबेशन सेंटर है और वो बहुत बढ़िया काम कर रहा है। तमाम सारे जो सेंट्रल गवर्नमेंट से हम लोग को स्कीम्स आती है वो हम लोग देते हैं। मैं भी उससे स्टार्टअप इंक्यूबेशन सेंटर से जुड़ा हुआ हूँ, तो मुझे लग रहा है ये सारा जो इकोसिस्टम है, तो महिलाओं की भागीदारी निश्चित ही एक स्वागत योग्य कदम है। अब अनुष्का को ही लीजिए, ये अपने छोटे से ऑफिस में बैठकर देश भर के प्रोडक्ट्स की मार्केटिंग कर रही हैं। कुछ प्रोडक्ट्स उनके पास तैयार भी हैं ताकि उनके फोटो अपलोड करके अपनी ई-कॉमर्स वेबसाइट पर उनका प्रचार कर सकें। अनुष्का के इस स्टार्टअप के जरिए 100 से ज्यादा कारीगर और घर पर काम करने वाली महिलाएं अपना सामान बेच रही हैं और लाभ कमा रही हैं। बेसिकली ज्यादातर विमेन्स एंड हाउसवाइफ्स और आर्टिजन्स हैं, ठीक है, जिनको हम लोग प्रोडक्ट जो लोग बनाते हैं उनके प्रोडक्ट की हम लोग अपनी वेबसाइट पे लिस्टिंग करवाते हैं। तो इनको अपलोडिंग्स नहीं आती हैं, इनको इंटरनेट ज़्यादा यूज़ नहीं करना आता है, तो जिसकी वजह से हम लोग उनके लिए काम करते हैं, उनके प्रोडक्ट्स को अपलोड करवाते हैं और उसको मार्केट दे रहे हैं। लखनऊ के बाहरी छोर पर पंचायत भवन में वंदना सिंह अपने अगरबत्ती व्यवसाय के काम को गति देने में जुटी है। जल्दी ऑर्डर पूरा करना है, लिहाजा वंदना अपने वर्कर को काम समझा रही है। कई साल से हाथ से अगरबत्ती बनाने का व्यवसाय करने वाली वंदना सिंह ने लोन लेने के बाद मशीनें खरीदी। अब मंदिर में चढ़ाए जाने वाले फूलों से इको फ्रेंडली अगरबत्ती बनाने का काम करती हैं। वंदना कहती हैं कि माहौल और सरकारी योजनाएं अनुकूल होने की वजह से इन्हें अपने व्यवसाय को स्थापित करने और आगे बढ़ाने में काफी मदद मिली। इससे जो हम लोगों का लाभ हो रहा है, इससे करीब 7 महिलाएं यहाँ पर रोजगार कर रही हैं। मेरी भी आर्थिक स्थिति पहले से बहुत अच्छी हुई है। जो सबसे अहम चीज है वो ये है कि ना तो लोन लेने में किसी तरह की दिक्कत हुई और ना बैंक से ही हमें किसी तरह से परेशान किया गया। गुड न्यूज ये है कि अनुष्का और वंदना जैसी महिलाएं न सिर्फ अपने जैसी महिलाओं को रोजगार दे रही हैं, बल्कि बदलाव के लिए जमीन भी तैयार कर रही हैं। ये सच है कि महिलाओं के हाथों का हुनर हमेशा से अर्थव्यवस्था की रीढ़ रहा है, लेकिन ये भी सच है कि उनको उद्यमों के नेतृत्व का मौका कम ही मिलता रहा है। पर अब इकोसिस्टम के लाभ और टेक्नोलॉजी के सहयोग की वजह से स्थिति बदल रही है और उनके सपनों को नई उड़ान मिल रही है। नतीजा ये कि देश के सबसे बड़े सूबे में स्टार्टअप्स में अब महिलाओं की भागीदारी पुरुषों से भी ज्यादा हो गई है। वीडियो जर्नलिस्ट संजय सिंह के साथ शिल्पी सेन, लखनऊ। और चलिए बात करते हैं बिहार के गया की, जहां एक महिला मुखिया ने पूरे गांव की तस्वीर को ही बदल कर रख दिया है। गया से 90 किलोमीटर दूर नक्सल प्रभावित क्षेत्र बीकोपुर में हुए विकास कार्यों की चर्चा पूरे जिले में हो रही है। आपको बता दें कि दरअसल बीकोपुर में महिला मुखिया मेहरे अंग्रेज खानम को साल 2022 में दीनदयाल उपाध्याय पंचायत सशक्तिकरण पुरस्कार से नवाजा गया था। सम्मान में मिली राशि से उन्होंने एम्बुलेंस खरीदी और लोगों की सेवा में उसे समर्पित कर दिया। कहते हैं नेक काम करने के लिए साफ नीयत और सोच की जरूरत होती है, और ऐसा जहां होता है वहां मुश्किलें हारने लगती हैं। लोगों की जिंदगी में बड़ा बदलाव दिखने लगता है। बदलाव की ऐसी कहानी बिहार के गया में बीकोपुर गांव से सामने आई है। ये तस्वीर गया से करीब 90 किलोमीटर दूर नक्सल प्रभावित क्षेत्र इमामगंज की है, जहां बीकोपुर की महिला मुखिया मेहरे अंग्रेज खानम अपनी ग्राम सभा को भव्य और शानदार बनाने में जुटी है। उनके अच्छे कामों के लिए उन्हें साल 2022 में दीनदयाल उपाध्याय पंचायत सशक्तिकरण पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। सम्मान में मिले 15 लाख रुपए की राशि से उन्होंने अपनी ग्राम पंचायत के लिए एक एम्बुलेंस खरीदी और लोगों की सेवा के लिए समर्पित कर दी। हमको जो 15 लाख रुपए मिले थे आवास के पैसे, उसी को हमने एम्बुलेंस लेकर के पंचायत में दे दिए। अपने से सोच के मंगाए थे कि बहुत परेशानी रहती है, यहाँ पे हॉस्पिटल बहुत दूर पड़ता है। बता दें कि बीकोपुर से इमामगंज सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र की दूरी करीब 18 किलोमीटर है और वहां पहुंचने का पहले कोई साधन नहीं था। ऐसे में ग्राम पंचायत में एम्बुलेंस के आने से अब कुछ ही मिनटों में मरीजों को अस्पताल पहुंचाया जा रहा है। ये पूरे एरिया में 18 किलोमीटर के एरिया में एक भी
मतलब स्वास्थ्य की पोजीशन बहुत खराब है। अगर कोई बीमार पड़ता है, कहीं भी जाना होता है इमरजेंसी में अगर, तो बहुत दिक्कत होती थी। इसलिए मुखिया जी ने कहा कि नहीं, इस पैसे से हम एम्बुलेंस लेंगे ताकि गरीब जनता का फायदा हो। क्योंकि वैसी भी थी, पहले कुछ था ही नहीं ना। हमारे मुखिया को इस पंचायत को आने से बहुत कुछ हुआ है, बहुत बदलाव लाया है। मेहरे अंग्रेज खानम के इस नेक काम की लोग तारीफ करते नहीं थकते। सलाम है ऐसे ग्राम प्रधान को जिन्होंने अपनी लगन और सोच से पूरे गांव की तस्वीर ही बदल दी और ये दिखा दिया कि अगर एक जनप्रतिनिधि ठान ले तो वो अपने इलाके की न केवल तस्वीर बदल सकता है बल्कि लोगों की जिंदगी की मुश्किलों को भी कम कर सकता है। गया से पंकज कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। तो भाई ट्विटर से नीली चिड़िया फुर्र हो गई है और उसकी जगह अब डॉगी ने ले ली है और जैसा ही ऐसा हुआ, ट्विटर अकाउंट होल्डर्स के बीच अचानक खलबली मच गई। श्वेता, आपके पास तो ब्लू टिक है। बिल्कुल ब्लू टिक है, लेकिन चिड़िया उड़ गई ना। तो वो ब्लू चिड़िया नजर नहीं आएगी और किसी को नहीं नजर आने वाली है। आपको बता दें कि लेकिन जब ट्विटर के मालिक एलन मस्क का ट्वीट आया, लोगों को पता चल गया कि ट्विटर की नीली चिड़िया आखिर क्यों फुर्र हो गई। दरअसल मस्क ने 17 साल से ट्विटर की पहचान रही नीली चिड़िया की जगह डॉगी को ट्विटर का नया लोगो बना दिया है। दुनिया के सबसे दमदार माइक्रो ब्लॉगिंग साइट ट्विटर की नीली चिड़िया अब फुर्र हो चुकी है। नीली चिड़िया की जगह एक डॉगी ने ले ली है। सोमवार को ट्विटर अकाउंट्स होल्डर्स ने जब अपने स्क्रीन पर नीली चिड़िया को फुर्र होते देखा तो उन्हें लगा कि उनके अकाउंट को किसी ने हैक कर लिया है। सच्चाई जानने की बेचैनी में लोगों ने एक दूसरे से ट्विटर पर ही सवाल जवाब शुरू कर दिए, लेकिन देर रात माइक्रो ब्लॉगिंग साइट के चेयरमैन एलन मस्क का एक ट्वीट सामने आया, जिसे देखकर लोगों की जिज्ञासा शांत हो गई। अकाउंट होल्डर्स को तब पता चला कि ट्विटर का लोगो बदल चुका है। दरअसल इस ट्वीट में एलन मस्क ने एक मीम को टैग किया जिसमें एक डॉगी ड्राइविंग सीट पर बैठा हुआ है और एक पुलिस वाला उसका लाइसेंस चेक कर रहा है। लाइसेंस में ट्विटर के पुराने लोगो नीली चिड़िया की तस्वीर है और डॉगी ट्रैफिक पुलिस वाले से कह रहा है कि ये पुरानी तस्वीर है। जुलाई 2006 में ट्विटर के आगाज के वक्त से ही नीली चिड़िया ट्विटर का लोगो बनी हुई थी। दरअसल ट्विटर के संस्थापकों जैक डॉर्सी, नोआ ग्लास, इवान विलियम्स और विज स्टोन का कहना था कि ये लाउड स्पेस प्लेटफॉर्म है और चिड़िया को शांति का प्रतीक माना जाता है, इसलिए नीली चिड़िया को इसका लोगो बनाया गया है। इस नीली चिड़िया का नाम लैरी टी बर्ड है। आपको बता दें कि 27 अक्टूबर 2022 को ट्विटर को टेक ओवर करने के बाद से ही एलन मस्क इस माइक्रो ब्लॉगिंग साइट के फीचर में लगातार बदलाव कर रहे हैं। डॉगी को नया लोगो बनाने को लेकर भी मस्क ने इसी साल फरवरी में संकेत दे दिए थे। फरवरी में मस्क ने एक फोटो ट्वीट की थी जिसके कैप्शन में उन्होंने लिखा था कि ट्विटर के नए सीईओ कमाल के हैं। फोटो में एक कुत्ते को ट्विटर के सीईओ की कुर्सी पर बैठा दिखाया गया था। इस कुत्ते का नाम फ्लोकी लिखा गया था और नीचे उसकी पोस्ट चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर लिखी गई थी। साफ है कि शांति का प्रतीक माने जाने वाली नीली चिड़िया ट्विटर प्लेटफॉर्म से उड़ चुकी है और उसकी जगह शिबा इनू प्रजाति के डॉगी ने ले ली है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। बनारसी पान और लंगड़ा आम समेत वाराणसी की कई और चीजों को नई पहचान मिली है। ये पहचान है जीआई टैग की, यानी कि जिस जगह के नाम से ये चीजें मशहूर हैं, उसके साथ इनके रिश्ते पर सरकारी मुहर लग गई है। जी हाँ, देखिए बनारस और इसके आसपास पैदा या बनाई जाने वाली 22 चीजों को अब तक जीआई टैग दिया जा चुका है, जबकि पूरे यूपी में अब तक 45 से ज्यादा प्रोडक्ट्स जीआई टैग हासिल कर चुके हैं। यूपी समेत पूरे उत्तर भारत में अब आम की बहार आने वाली है, लेकिन उससे पहले बड़ी खुशखबरी आई है। ये खुशखबरी उस बनारसी लंगड़ा आम के बारे में है जो अपने रस, स्वाद और खुशबू के लिए मशहूर है। बनारस के लंगड़ा आम को अब जीआई टैग मिल गया है और सिर्फ बनारस के लंगड़ा आम को ही नहीं बल्कि 3 और ऐसी चीजों को जीआई टैग दिया गया है जो अपनी खासियत से देश ही नहीं दुनिया भर में मशहूर है। इनमें सबसे खास तो है ये बनारसी पान जो अपनी मिठास के लिए जाना जाता है। चूंकि मगही पान को बनारस में अलग अलग तरीके से तैयार किया जाता है और पेश किया जाता है, इसलिए इसकी शोहरत दूर दूर तक फैली हुई है। और ये भी कहा जाता है कि खाई के पान बनारस वाला खुल जाए बंद अकल का ताला। खैर, बनारसी पान को अब जीआई टैग के जरिए नई पहचान मिली है जो इसकी परंपरा को और भी बुलंदी तक पहुंचाने में मददगार होगी। हमने यहाँ पे बनारसी पान खाया तो काफी अच्छा स्वाद है उसका और बहुत अच्छा है। बनारस का पान और लंगड़ा आम
दोनों लाजवाब होते हैं। वास्तव में बंद जो अक्ल होती है पान खाने से खुल जाती है। ये मस्ती से पान खाने से आती है और किसी चीज से नहीं आती है। बहुत अच्छा हुआ है। ऐसा जीआई टैग मिला है, बनारस के गौरव की बात है। किसी तरह कर्मकांड हो, चाहे पूजा हो, या तो फिर जो औषधि है बगैर इसके पूर्ण नहीं हो सकती। तमाम ऐसी औषधियां हैं जो बगैर इस बनारसी पान के पूर्ण नहीं हो सकती। और अब जाकर जो इस पान को खाने वाले हैं वो इसलिए खुश हैं क्योंकि इसको भौगोलिक पहचान मिल गई है। इसके अलावा बनारस से ही सटे रामनगर में पैदा होने वाले बैंगन और चंदौली के आदम चीनी चावल को भी जीआई टैग दिया गया है। लेकिन ये भी जानना जरूरी है कि आखिर जीआई टैग है क्या और बनारस की जिन खास चीजों को यह पहचान दी गई है उससे क्या फायदा होगा। जीआई टैग का मतलब जियोग्राफिकल इंडिकेशन टैग होता है। जीआई टैग किसी खास जगह या क्षेत्र से संबंधित प्रोडक्ट को दिया जाता है। किसी भी जगह जो क्षेत्रीय उत्पाद होता है उससे उस क्षेत्र की पहचान जुड़ी होती है। जीआई टैग उस पहचान को प्रमाणित करने की व्यवस्था है। खेती से जुड़े उत्पाद, पारंपरिक तौर पर बनने वाले सामान, खाने पीने की चीजों, हैंडीक्राफ्ट्स वगैरह को जीआई टैग दिया जाता है। इसके लिए कंट्रोलर जनरल ऑफ पेटेंट, डिजाइन एंड ट्रेडमार्क के यहां आवेदन करना होता है। जिस सामान को जीआई टैग मिलता है उसे देश विदेश में खास पहचान मिलती है। लिहाजा जीआई टैग मिलने से किसानों और उत्पादकों को लाभ होता है। इससे बाजार में सामानों की नकल रोकने में भी मदद मिलती है। इस बार यूपी के 7 और प्रोडक्ट को जीआई टैग मिला है। इनमें अलीगढ़ का ताला, हाथरस की हींग, नगीना का वुड कटिंग, मुजफ्फरनगर का गुड़, बखीरा ब्रासवेयर, बांदा का शजर पत्थर क्राफ्ट, प्रतापगढ़ का आंवला भी शामिल है। इस तरीके से केवल बनारस और इसके आसपास पैदा या उत्पादित होने वाली 22 चीजों को अब तक जीआई टैग दिया जा चुका है, जबकि पूरे उत्तर प्रदेश में अब तक 45 से ज्यादा प्रोडक्ट जीआई टैग हासिल कर चुके हैं। तो उम्मीद है कि इस अनूठी पहचान से दुनिया में इन सामानों की मांग बढ़ेगी और भारतीय कारोबार नया मुकाम हासिल करेगा। लखनऊ से शिल्पी सेन के साथ रोशन जायसवाल, वाराणसी, गुड न्यूज टुडे। देखिए, अब वक्त है आपसे इजाजत लेने का, लेकिन मौसम विभाग के अनुमान के हिसाब से लगता है कि चाय का माहौल कल भी यूं ही बना रहेगा। तो कल के चाय वाले डोज के लिए बिल्कुल तैयार रहिएगा आप, क्योंकि हम मिलेंगे आपसे कल। देखिए, चाय का डोज कल, लेकिन आईपीएल का डोज आज मेरे साथ कितने बजे? 6 बजे। तो चाय के साथ खबरों का प्लेटर हम लेकर आएंगे कल, लेकिन फिलहाल शगुफ्ता के साथ एंजॉय कीजिए आईपीएल वाला धमाल। हम मिलेंगे कल गुड न्यूज टुडे पर।